होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसका व्यंजक वो हमें बताना है। ओके, काफ़ी इजी है, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, वही मानेंगे जो हमने पहले रिएक्शन में माना था। माना ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये हमने मान लिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जी। ए से एक उत्पाद बनना है, प्रोडक्ट बनना है, जो कि हमने मान लिया एक यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखनी है, टी बराबर 0, टी बराबर टी। मतलब आप समझ गए होंगे टी बराबर 0 समय पर टी बराबर टी। इसको आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद आपको करना क्या है, मैं आपको इजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अभिक्रिया का वेग समानुपाती ए की पावर 1। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसलिए बोला था आपको परिभाषाएं आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे अगर मैं पूछूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, तो आप कहेंगे वे अभिक्रियाएं जो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हमने अभिक्रिया का वेग जो है समानुपाती कर दिया ए की कंसंट्रेशन ऑफ पावर 1। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का डी अपॉन डी टी। अब माइनस क्यों लगाया वो आप समझ गए होंगे, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बराबर के ए क्यों आया, अब आप समझ गए हैं, जब भी कांस्टेंट हटता है तो एक के आ जाता है। ओके, एंड पावर 1 है तो बार बार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी की भी पावर 1 होती ही है। ओके, उसका मान वही रहता है। जैसे 2 की पावर 1 है तो वो 2 ही रहेगा, ना कि 3। ओके, ना आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके स्टेप देखते हैं। यहाँ तक आप समझ गए हैं, माइनस का डी अपॉन ए। अब यहाँ पर ए क्यों आया, वो आया नहीं है, वो लाया गया है। अब कैसे लाया गया है, यहाँ का ए हम यहाँ पर ले आए और ये डी टी हम यहाँ पर ले गए। कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो माइनस का डी ए अपॉन ए हो गया, बराबर में के डी टी हो गया। ओके, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि भाई हमें करना है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है, तो इसलिए हमने फॉर्मेट में लाए हैं और कुछ नहीं किया है। फॉर्मेट में लाने के लिए हमने ऐसा किया था। ओके, तो फॉर्मेट में ले आए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये साइन इंटीग्रेशन को होता है जो कि आपको डराते रहता है। तो अब बात करते हैं माइनस का डी ए अपॉन ए बराबर में के बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है कि जो भी आपके नियतांक वगैरह होते हैं उनके जो है समाकलन नहीं होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि इसका मान log ई ए क्यों आया। अब ये आपको तभी पता होगा जब आपने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ रखा होगा, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये बेसिकली ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना वो इस तरह से लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला बनता है एक 1/a है तो इसका log a होगा, माइनस तो है ही तो माइनस आएगा। 1/a का log a होता है, बेस में e लिखो या ना लिखो वो माना ही जाता है, वो अंडरस्टूड है। ओके, लॉग के बेस में e लिखो ना लिखो वो अंडरस्टूड होती है, वो सबको पता होती है। ओके, एंड फ्रेंड्स मैंने आपको बताया 1/a का क्या होता है, log a होता है, तो इसलिए इसका log हुआ है। बेसिकली आपका ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है आपको समझाने के लिए, है ना। तो 1/a का इंटीग्रेशन log a होता है, ये आप समझ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। एंड यहाँ से इंटीग्रेशन का डी हट जाएगा तो यहाँ से के टी प्लस आई बन जाएगा। आई क्या है, कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया। मैथमेटिक्स में हम सी लिखते हैं लेकिन केमिस्ट्री में हम आई लिखेंगे। ओके, यहाँ पर माइनस का log ई ए हो गया, बराबर में के टी प्लस आई हो गया। ओके, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों आगे कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हम जो है टी बराबर 0 रखेंगे, ए बराबर ए 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे, कब रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो मैंने आपको अभी बताया ही है, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते हो, बोर हो जाते हो, है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पर होगा क्या। तो हम इक्वेशन 1 में इनका मान रख लेंगे, टी बराबर 0 रखेंगे और ए बराबर ए 0 रखेंगे। अब क्यों रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमें आई का मान, आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, फटाक से हम इक्वेशन 1 में रख देंगे एंड हमारा डेरिवेशन खल्लास। इतना ही आप हमें करना होता है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों आप समझ गए कि हमें डेरिवेशन किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, आई का मान निकालेंगे। तो आई का मान क्या आ जाएगा, जब भी मैंने आपको बताया किसी संख्या की गुणा हम 0 से करते हैं तो वो पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाती है। तो ये पूरा 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब यहाँ पर माइनस का ई ए नॉट बचेगा। ए नॉट क्यों बचेगा, क्योंकि हमारा माइनस का log a था, यहाँ पर ए 0 करा है। क्यों, क्योंकि हमें ए की जगह ए 0 रखना था। ओके, एंड यहाँ पर के की गुणा जब 0 से होगी तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा प्लस आई। तो यहाँ से हमारा फाइनली आई का मान जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस का log a नॉट। ई आप बेस में होती है, पढ़ो या ना पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं होता है। माइनस का log
a0, ये आपकी i का मान आ चुका है। अब हमें करना क्या है, i का मान हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना है। ओके, समीकरण नंबर 1 में हमें i का मान रखना है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर हमारी 1 कुछ इस तरह से थी, हमें i का मान रखना है सिर्फ। माइनस का log a बराबर के टी, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। log e a0, यहाँ पर हमने करा कुछ नहीं है, i का मान ही रखा है। ओके, i का मान रख दिए तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये टर्म बन जाती है। एंड इसके आगे जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, माइनस का log e a, ये पूरी टर्म माइनस की है। मैंने आपको बताया जब भी ये जो है बराबर के उस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ओके, जब भी कोई चीज़ गुणा में होती है बराबर के उस साइड जाती है तो वो भाग में हो जाती है, जब भी भाग में होती है तो गुणा में हो जाती है, जोड़ में होती है तो घटाव में, और घटाव में होती है तो जोड़ में। ये आपने 5th 6th क्लास में सीख रखा होगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बात करें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर के टी बराबर log a0 माइनस log a हो जाएगा। और होगा कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने यहाँ पर लॉगरिथम पढ़ा होगा, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है मैं आपको बताता हूँ। log m माइनस log n बराबर log m माइनस log n, जब भी आपको दिखे तो आप इसे लिख सकते हैं log m बटे n, ये आप इसे लिख सकते हैं बिना डरे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के टी बराबर log e a0 बटे a, इस तरह से हमने लिख दिया। बेसिकली हमें एक जो प्रॉपर्टी जानते थे किसकी, लॉगरिथम की, तो लॉग की हमने एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो हमने इस तरह से बना लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, के बराबर, अब यहाँ पर हमें टी नहीं चाहिए तो टी को हमने बराबर के उस साइड भेजना है। और मैंने क्या आपको क्या बताया, जब भी कोई चीज़ गुणा में होती है बराबर के उस साइड जाती है तो भाग में हो जाती है, तो 1 अपॉन करके लिखेंगे, के बराबर 1 अपॉन log a0 बटे a। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा हो जाएगा के बराबर 2.303। अब ये वाला कहाँ से आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी log बेस ई हो, log का बेस ई हो और हमें उसे log का बेस 10 करना हो, यहाँ पर आप समझिएगा log बेस ई है और हमें log बेस 10 करना है। अब 10 क्यों करना है, हम log ई भी तो छोड़ सकते थे। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारे जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो कि आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो वहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है अगर आप उसे log ई में ना करके log 10 में करते हैं। इसलिए हमने फार्मूले में log 10 का इस्तेमाल किया है, ना कि log ई का, क्योंकि log ई का करोगे तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे एंड आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें log 10 में बदलना पड़ेगा log ई को। और log ई को जब भी log 10 में बदलते हैं तो वहाँ पर एक संख्या आ जाती है, और संख्या का कितनी संख्या है वो 2.303, ये आपकी संख्या होती है 2.303, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो सिंपली हमने यही किया है, के बराबर 2.303 अपॉन टी और यहाँ पर इंटू में log बेस 10। ओके, a0 बटे a। ये आप ब्लैक कलर के बॉक्स में जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, यही हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण होता है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, बट आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझाया है। अगर अब भी आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है ये भी 3rd नंबर डेरिवेशन भी कंप्लीट हो जाता है। बहुत बहुत खुशखबरी, क्योंकि आपने 3 डेरिवेशन बिल्कुल आसानी से सीख चुके हैं। अब हम चौथे डेरिवेशन को सीखने जा रहे हैं। ओके, चौथा डेरिवेशन काफ़ी आसान हो जाता है अगर आपको तीसरा समझ में आ गया, क्योंकि ये रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पर आप देखिए अर्ध आयुकाल होगा, यहाँ पर अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ पीरियड। अब हमें जो है इसका भी अर्धायुकाल निकालना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का भी एक व्यंजक होता है, वो भी हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण कुछ इस तरह से होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी log a0 बटे a। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ये किसका है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया कि अर्धायुकाल कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर हमारा जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कुछ इस तरह से होता है। अब हम आगे के स्टेप्स देख लेते हैं किस तरह से होने वाले हैं। तो दोस्तों आप करेंगे कुछ नहीं, वही करेंगे जो हमने शून्य कोटि के अर्धायुकाल का फॉर्मूला निकालना था ना, तो उसके तरह हमें इसमें स्टेप को फॉलो करना है। टी बराबर टी हाफ रखेंगे, ए बराबर a0 बटे 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे, मैंने आपको लॉजिक पहले ही बता दिया है। तो अब हम सिंपली यहाँ पर मान रख देते हैं। के बराबर 2.303 अपॉन टी होता है, लेकिन यहाँ पर टी हाफ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें टी के जगह पर टी हाफ रखना है। ओके, लॉग बेस a0 बटे a था, ए की जगह पर हमें क्या रखना है, a0 बटे 2 रखना है, इसलिए a0 बटे 2 रख दिया। अब होगा क्या, यहाँ से a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, के बराबर 2.303 टी हाफ अपॉन में टी हाफ है log 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ, log 2 की वैल्यू होती है 0.0
30-10, आप 30-10 से याद कर सकते हो, अदरवाइज आप 0.3010 के तक करके भी याद रख सकते हो। इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हो सकता है आपको इसका वैल्यू दे रखा हो। अगर नहीं दिया होगा तो आपको ये याद होना चाहिए log 2 का मान कितना होता है। तो log 2 का मान होता है 0.3010। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है, आपको 2.303 की गुणा करनी है किसके साथ, 0.3010 के साथ। अब इसकी गुणा आप करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं आपको बता दूं आपको इसकी गुणा जो है याद ही कर लेनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है और आपके पास जो है एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं कि आप वहाँ पर गुणा भाग करें। आपको अगर इसका मान वैल्यू पता होगी तो आप ईजिली डायरेक्टली वहाँ पर पुट कर सकते हो एंड आपका न्यूमेरिकल का आंसर मिल जाएगा आपको, अगर आप इसे याद कर लेते हो तब। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लॉस नहीं हो तो ही अच्छा है, क्योंकि 2 से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा, उसमें अगर आप गुणा भाग करने बैठ गए तो आपके और क्वेश्चंस भी छूट सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो है मल्टीप्लाई क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो मल्टीप्लाई होती है 0.693 काफ़ी ईजी वैल्यू है एंड आप याद भी कर सकते हो। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर 0.693 आता है, अपॉन में t½ है ही, बराबर में k है। आप ये जो ब्लैक कलर के बॉक्स में जो फॉर्मूला देख रहे हो, यही हमारा प्रथम कोटि के अर्धायुकाल का जो है वेग फॉर्मूला होता है, आप इसे समझ सकते हो। ओके, एंड मैं आपको बता दूं ये फार्मूला आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है किसमें, न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करेंगे, t½ का मान दे देंगे और आपको वेग स्थिरांक का मान पूछेंगे। अगर आप वेग स्थिरांक का मान दे दिए तो t½ का मान पूछेंगे। तो यहाँ पर आप अदला बदली करके इनके आंसर ईजिली निकाल सकते हो एंड अपना टाइम बचा सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें भी यहाँ पर वही देखना है जो हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है या नहीं। वही हमें यहाँ पर भी देखना है, क्योंकि यहाँ से जो है MCQs वगैरः बन जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, हम पूरी तैयारी से होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर t½ का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो t½ बराबर 0.693 अपॉन क्यू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ भाग में होती है बराबर की उस साइड जाती है तो गुणा में होती है, और गुणा में होती है तो भाग में जाती है, तो इसलिए हमने इन्हें एक्सचेंज कर दिया, है ना। ये आप देख सकते हैं इन्हें एक्सचेंज किया गया और कुछ नहीं किया है, t½ को इधर लाएँ, k को इधर भेज दिया। ओके, अब यहाँ पर आप एक कंक्लूजन सीखे, क्या सीखे, t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, a0 के। ओके, a0 यहाँ पर a0 नहीं a0 घात है। ओके, यानी शून्य घात है, प्रारंभिक अभिकारक के शून्य घात है। ओके, यह सिद्ध करता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपको यहाँ पर a0 दिख ही नहीं रहा है भाई। अगर a0 दिखता तो हम कहते कि उसके समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, वो हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर a0 है ही नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल जो होगा वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। अर्थात यह सिद्ध करता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है, डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपने 4 डेरिवेशन सीख लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चारों डेरिवेशन आपको बिल्कुल आसान भाषा में और काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरह से मैंने आपको काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन ज़रूर से देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट करता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपके समझ में आया है तो आपके दोस्तों के भी 100% समझ में आएगा। ओके, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी चैनल की 1K फैमिली होने वाली है एंड आपके ही वजह से होगी वो, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।